नायरा एक बंदिशों वाले घर में पली बड़ी एक लड़की थी, जिसके कारण उसे अपने छोटे छोटे से खुशियों के लिए घर वालों से लाख मिन्नतें करनी पड़ती थी। पर नायरा ने एक दिन फैसला किया कि वह रात में डिस्को पार्टी में जाएगी अपने घर के लोगों से। जैसे ही वह छुपकर निकल रही थी, उसी समय उसकी माँ ने उसे देख लिया और उसे पकड़ कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी रात में भागने की? और उसकी माँ ने उसे कमरे में जाकर बंद कर दिया। नायरा पूरे 2 दिन से कमरे में बंद थी। तभी उसकी माँ आती है और बोलती है, तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, उनके सामने सही से रहना। नायरा को देखने एक पंकज नाम का लड़का अपनी माँ के साथ आया हुआ था और दोनों माँ बेटे को नायरा बहुत पसंद आती है। तभी नायरा की माँ भी देर नहीं लगाती और जल्दी से हाँ कर देती है और 1 हफ्ते के अंदर ही नायरा और पंकज की शादी हो जाती है और नायरा अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ उसकी सास उसका स्वागत करते हुए कहती है, आजा बहू, तेरा इस घर में स्वागत है। तुझे इसे अपना ही घर समझना है। तुझे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अच्छा माँ जी, तो क्या अगर मुझे कहीं कुछ सामान लेने जाने हुआ तो क्या आप मुझे जाने दोगी, या मुझे मेरी सहेली से मिलना हुआ तो? बहू, अच्छे घर की बहू अकेले कहीं बाहर नहीं जाती। तुझे जो कुछ भी चाहिए होगा मुझे या पंकज को बोल देना, तुझे मिल जाएगा। और सब सहेलियों को भूल जा, मैं हूँ ना तेरी सहेली। ये मेरा ही घर है, क्योंकि वहाँ और यहाँ में कोई अंतर नहीं है। नायरा पर लगी इतनी पाबंदियों के कारण उसे घुटन होने लगी थी, जिसके चलते शादी के बाद भी वह छुपते हुए रात को नाइट पार्टी के लिए जाने लगी। ऐसे ही एक रात अपने पति पंकज के सोने के बाद चुपके से अपने ससुराल से निकलकर अपनी दोस्त माया से मिलती है और बोलती है, माया, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ, इसीलिए आज रात में इस नाइट पार्टी में अच्छे से पीना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन बस घर जाने की हालत में रहना, क्योंकि अब तेरी शादी हो गई है और तेरे सास या पति को तेरी इस नाइट पार्टी करने की आदत के बारे में पता चला तो तुझे घर से निकाल देंगे। मेरा खुद का तो घर है ही नहीं जहाँ मैं चैन और सुकून से रह पाऊँ। अब यह सब छोड़ो, चल पार्टी एंजॉय करते हैं। नायरा माया के साथ मिलकर बहुत पी लेती है, जिसके कारण वह खुद के पैरों पर चलने की लायक भी नहीं होती और क्लब में ही बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब नायरा की आंखें खुलती हैं तो वह अपने कमरे में होती है। यह देखकर नायरा अपने सर को पकड़कर बोलती है, कौन लाया यहाँ मुझे, और पंकज जी को मेरी नाइट पार्टी करने की आदत के बारे में पता तो नहीं चल गया? नायरा पिछली रात के बारे में कुछ याद करती, उससे पहले कमरे में पंकज आ जाता है, जो बोलता है, अरे आप उठ गई नायरा जी, चलिए। माँ गुस्सा कर रही थी, आप जल्दी नहीं उठी तो इसलिए ना मैंने उन्हें कह दिया है कि आपकी तबीयत खराब है। पंकज जी, मैं यहाँ कैसे आई? रात को आप इसी कमरे में सोई थी तो यही उठेगी ना, सुबह सुबह पी रखी है क्या? नहीं नहीं पंकज जी, मैं कमरे में कैसे भी आई, पहले फ्रेश हो जाऊं वरना माँ जी सुनाएगी। नायरा उठकर अपने कामों में लग जाती है और उस दिन के बारे में बिल्कुल भूल जाती है। कुछ दिनों बाद दोबारा नाइट पार्टी के लिए नायरा रात के समय अपने घर से निकल जाती है और उसी दिन की तरह बहुत ड्रिंक कर लेती है। लेकिन उस समय इस क्लब में मौजूद एक मयूर नाम का लड़का, जो कि नायरा की पड़ोसन गोमती का लड़का था, नायरा की नाइट पार्टी की वीडियो बना लेता है। कुछ देर में फिर से नायरा टल्ली होकर बेहोश हो जाती है और अगली सुबह उसकी आंखें अपने कमरे में खुलती हैं। यह देखकर वह फिर से अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है, मुझे माया घर छोड़ने आती है तो किसी को पता क्यों नहीं चलता? मुझे पंकज जी से पूछना चाहिए। आप उठ गई, आप अब फ्रेश हो जाइए और टेबल पर नींबू पानी रखा हुआ है। उतने में उसकी सास की आवाज आती है, बहू, बहू, जल्दी नीचे आ। अपनी सास की इतनी तेज आवाज सुनकर नायरा और पंकज एक दूसरे का चेहरा देखकर बोलते हैं, माँ वह भी इतने गुस्से में। नायरा और पंकज नीचे आते हैं। इसके बाद सुधा बिना सोचे और समझे नायरा को थप्पड़ मारती है। पास में पड़ोसन घूमती भी होती है, जो यह तमाशा देखकर खुश होती है। तभी पंकज अपनी माँ को बोलता है, माँ आप ये क्या कर रही हैं? आपने नायरा को थप्पड़ क्यों मारा? माँ, शरीफ घर की बहुओं को एंजॉय करने का हक नहीं है क्या? और नाइट पार्टी में लड़कियों का जाना उनके कैरेक्टर पर कैसे सवाल उठाता है? और तो और आंटी जी का लड़का भी तो रात में नाइट पार्टी में था। तू अपनी बीवी को सही ठहरा रहा है इस मामले में? अरे अगर वो ना बताता तो हमें कभी पता न चलता इस हरकत का जो ये छुप छुप कर रही है। तेरी बीवी आधी रात को हमें बेवकूफ बनाकर घर से बाहर नाइट पार्टी करने जाती है और वह दारू भी पीती है। छुपकर कुछ नहीं किया नायरा जी ने,
और अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करना सिर्फ लड़कों का लड़कियों का भी हक होता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नायरा जी अकेले नहीं गई थी, मैं था उनके साथ में। अरे गोमती के लड़के ने देखा इसे क्लब में और साथ ही वीडियो भी दिखाई जिसमें ये खटाखट पीने में लगी है। शरीफ घर की लड़कियों और बहुओं को ये हरकतें शोभा नहीं देती। इतना बोलकर पंकज अपनी और नायरा की फोटो दिखाता है, जिस पर सुधा बोलने नायक नहीं रहती। वहीं नायरा को भी पता चल जाता है। उसको नशे के हालत में रोज घर उसका पति लाता है, जो शायद पहले से ही उसकी नाइट पार्टी की आदत को जानता था, लेकिन नायरा को कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन इन सब में नायरा को आजादी मिली या ना मिली, पर एक समझदार और प्यार करने वाला जीवन साथे जरूर मिल गया था। भीमगढ़ गांव में शीला अपनी मां चंपा और अपने पिता चंदू के साथ रहती थी। शीला दिमाग से थोड़ी पागल थी। उसे करने को कुछ कहो तो करती कुछ और थी। और कहते हैं ना कि एक पागल इंसान को आम लाने के लिए कहो तो वो इमली लेकर आता है। ठीक उसी तरह शीला का दिमाग भी थोड़ा पागल सा था। उसकी ऐसी हरकत देखकर उसकी माँ चंपा अपने पति चंदू से बोलती है, हे भगवान, अगर हमारी बेटी का यही हाल रहा तो हमारी बेटी से शादी कौन करेगा। अरे चंपा, तू चिंता मत करो, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। वैसे मैंने अपनी बेटी के लिए एक विकास नाम के लड़के का रिश्ता देखा है और वो लड़का काफी समझदार भी है। अरे समझदार तो है, लेकिन हमारी बेटी समझदार नहीं है ना। चंपा, तुम हमारी बेटी की चिंता मत करो। अगर उसके लिए भगवान ने इतना अच्छा लड़का देखा है तो जरूर वो हमारी बेटी को संभाल लेगा। इतना कहकर चंदू सो जाता है और अगले एक हफ्ते बाद चंदू शीला की शादी विकास नाम के एक लड़के से करवा देता है। शीला शादी करके अपने ससुराल चली जाती है और जब उसकी पहली रसोई होती है तब उससे उसकी सास बोलती है, अरे शीला बहू, जरा आलू गोभी को काट देना। अरे मम्मी जी, आलू गोभी को अगर काट दूंगी तो खून निकलेगा और मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि किसी को दुख और दर्द नहीं देना चाहिए। ये हमारी फितरत में नहीं है, हम किसी को दुख या दर्द दें। हे भगवान, अरे वो निर्जीव है। अब चल उसे जल्दी से काट दे। अपनी सास की बातों पर शीला मुंह बनाकर आलू गोभी को काट देती है और इस तरह अब दिन गुजरने लगे। और एक बार एक दिन फिर से उसके घर में मकड़ी ने जाले बनाकर घर को गंदा कर दिया था। तब शीला की सास शीला से बोलती है, अरे बहू, मैं यहाँ किचन साफ कर रही हूँ, ऐसा कर तब तक तुम जरा मकड़ी के घर तोड़ दो। राम 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 मम्मी जी, आप किसी का घर कैसे उजाड़ सकती हैं? वो भले ही एक छोटा सा मकड़ा क्यों ना हो, लेकिन जान तो उनमें भी है ना। बताइए, वो अपने परिवार के साथ रह रहा है। हे भगवान, मैं तेरा क्या करूं पता नहीं। किस घड़ी में मैंने अपने बेटे की शादी तुझ जैसी पागल से करवा दी। अरे अगर तुम घर के मकड़ों को नहीं हटाओगी तो घर में कर्जा होता है और ये अपना घर फिर कहीं ना कहीं बना लेते हैं। इसलिए मैं इनको बेघर नहीं कर रही, बल्कि ये चाहती हूँ कि ये घर के बाहर जाके कहीं घर बनाएं। समझी कि नहीं? हाँ हाँ मम्मी जी, समझ गई। और इस तरह अब शीला अपने घर में बुने मकड़े के जाल को हटा देती है। शाम को जब सभी लोग बैठकर चाय पी रहे थे तभी उसकी सास शीला से बोलती है, शीला बहू, सब लोग चाय पी रहे हैं, तुम जरा टीवी चला दो। है मम्मी जी, मैं टीवी कैसे चला सकती हूँ? टीवी के तो हाथ पैर है ही नहीं, टीवी कैसे चलेगा? अच्छा खैर कोई बात नहीं, मैं टीवी को अपनी गोद में उठा करके ले आती हूँ। हे भगवान, अब तो तू मुझे सच में उठा ले। कैसी बहू दे रखी है तूने मुझे। अरे मेरी माँ, टीवी को चलाने का मतलब है उसके हाथ पैर से नहीं, जो तू उसको गोद में उठा के ले आई। टीवी का स्विच दबाकर टीवी को चालू कर दे माता। अच्छा मम्मी जी, ठीक है। शीला टीवी चला देती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। वहीं मीना के पास उसकी एक पड़ोसन आती है और उससे बोलती है, अरे बहन मीना, और बताओ तुम्हारी बहू कैसी है और तुम्हारे घर के क्या हाल चाल हैं? अरे क्या बताऊं बहन, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। मुझे तो मेरी बहू पागल मिल गई है। वो कैसे? इतना कहकर मीना उसको सारी बात बता देती है और यह सब सुनकर वह पड़ोसन मीना से बोलती है, अच्छा, तेरी बहू के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम है और तू अपनी बहू को झेल कैसे रही है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। खैर इन सब को छोड़, ये बता, क्या तू मुझे अपने बहू का पागलपन दिखा सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इसके बाद मीना अपनी बहू शीला को आवाज लगाती है और वो बोलती है,
अरे शीला बहू कहाँ हो? जी मम्मी जी बोलिए, क्या काम है? शीला बहू जरा एसी ऑन कर दे। मम्मी जी, क्या इस एसी को टीवी जैसे चलानी होती है? उसकी यह बात सुनकर मीना और मीना की पड़ोसन ठहाके मार मार के हंसने लगती है और यह सब देखकर उसकी पड़ोसन उससे बोलती है, यार मीना, तेरी बहू तो सच में कॉमेडी है और तू खामखाई से परेशान हो रही है। वह दोनों इस तरह हंस रहे थे, तभी उसका बेटा विकास आ जाता है और अपनी पत्नी का इस तरह मजाक उड़ता हुआ देखकर अपनी माँ से बोलता है, बस भी करिए माँ, आपने तो हद ही पार कर दी। और मेरी पत्नी थोड़ी सी दिमाग से कमजोर है तो क्या हुआ, आप उसका इस तरह से मजाक बनाएंगी? अगर शीला की जगह आपकी बेटी होती तो आप क्या करती? विकास को भड़कता हुआ देखकर उसकी पड़ोसन बोलती है, अरे बहन, ये तुम्हारे घर का आपसी मामला है, अब मैं इसमें क्या बोलूं? चलो मैं चलती हूँ यहाँ से। इतना कहकर पड़ोसन वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद विकास अपनी माँ के ऊपर खूब चिल्लाने लगता है। यह सब देखकर शीला बोलती है, बस ठीक नहीं है विनय जी, माँ ही तो है, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो क्या गुनाह कर दिया? उसकी बात सुनकर अब मीना को अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और वह उससे माफी मांगती है। शीला भी अपनी सास को माफ कर देती है और उसके बाद सभी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इस तरह अब मीना किसी की बात में आकर भड़कती नहीं है और ना ही कभी शीला से उसकी लड़ाई होती है और ना ही वो शीला का मजाक उड़ाती है। शांति अपने छोटे से परिवार के साथ एक टूटे फूटे घर में रहा करती थी। उसके पति विक्रम का 4 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। उस दुर्घटना की वजह से उसके पैर नहीं रहे। अब वह बिस्तर पर अपनी सारी जिंदगी बिताने पर मजबूर हो गया। विक्रम जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचा करता था और इसी तरह अपना घर चलाया करता था। लेकिन एक्सीडेंट हो जाने के बाद शांति को घर की कमाई के लिए निकलना पड़ा। वह भी जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचा करती थी और कमाए हुए पैसों से अपने गरीब घर को चलाया करती थी। सावन का महीना चल रहा था। एक शाम आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, लेकिन शांति गरजते हुए बादलों को देखकर चिंता में पड़ जाती है। वह खुद से बोलती है, हे भगवान, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि अगर बारिश आई तो मेरी छत से पानी टपकेगा। भगवान हमारी रक्षा करना। शांति इतना बोलकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है। वह फूकनी से चूल्हे में फूंक मार रही थी। धुएं की वजह से उसकी आंखों में पानी आ रहा था। तभी बाहर तेज बारिश और आंधी तूफान शुरू हो जाता है। आंधी की वजह से उसका मन झंझना जाता है। ऐसा लग रहा था कि अभी जोरदार हवा के झोंके से पूरा घर गिर जाएगा। बारिश तेज होने की वजह से छत टपक रही थी। चारों ओर घर में पानी टपक रहा था। चूल्हे की आग बुझ जाती है और खाना कच्चा ही रह जाता है। शांति के बेटे विकास को भूख लगी थी। वह उसके पास आकर बोलता है, माँ, आज खाने में क्या बनाया है? बड़ी जोर की भूख लगी है। उसकी बात सुन शांति उदास मन से कहती है, बेटा, आज मैं खाने में दाल चावल बना रही थी, लेकिन बारिश के आने के दौरान हमारा घर टपकने लगा और इस वजह से चूल्हे में पानी चला गया और खाना कच्चा ही रह गया। क्या माँ, अगर यही चलता रहा तो हम जल्दी मर जाएंगे। एक तो अपना घर भी नहीं, ऊपर से हम इतने गरीब हैं और आज अगर मैं भूखा हूँ तो इस बारिश और बाढ़ के चलते सब कुछ कच्चा रह गया। अपने बेटे की बदतमीजी देख विक्रम कहता है, बेटा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे पिता पैर से अपाहिज है और तुम्हारी माँ जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर बेच कर आती है, और आज जब इस बाढ़ के चलते खाना कच्चा रह गया तो तुम अपनी माँ से इतनी बदतमीजी से बात करोगे? विकास कुछ नहीं कहता और चुपचाप वह कच्चा खाना खा लेता है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, लेकिन बारिश का कहर थमता नहीं और बारिश के चलते उस गांव में बाढ़ आने लगती है। कुछ दिनों बाद थोड़ी सी धूप निकलती है। वहीं अब शांति के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और ना ही उसके पास पैसे थे। यह देख शांति खुद से कहती है, अभी तो घर में पैसे भी नहीं बचे और ना ही कुछ खाने का सामान है। मैं अपने बेटे और अपने पति को क्या खिलाऊंगी? मुझे कुछ करना होगा। इतना सोचकर वो अपने पति के पास जाती है, जहाँ उसका पति और उसका बेटा बिस्तर पर बैठे होते हैं, क्योंकि नीचे घर में पानी भरा रहता है। शांति अपने पति के पास जाकर अपने पति और अपने बेटे से कहती है, विक्रम, विकास, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है और ना ही मेरे पास पैसा है, इसलिए मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लाती हूँ। लेकिन शांति, जंगल में लकड़ियाँ तो गीली होंगी और गीली लकड़ियों को कौन खरीदेगा? विक्रम जी, मुझे अपने घर को चलाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। इतना कहकर शांति जंगल चली जाती है और वहाँ सूखी लकड़ियाँ ढूंढने लगती है।
लेकिन उसे कोई लकड़ी नहीं मिलती। बेचारी वापस आती है और कुछ खाने के लिए वो वेद से उधार लेती है। वो घर आने लगती है कि तभी आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट काफी तेज हो जाती है और अचानक बारिश ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। उत्तराखंड में बारिश का कहर इतना बढ़ गया कि एक बार दोबारा बाढ़ आ जाती है। सभी के घर में पानी भर जाता है और अब उत्तराखंड हाई अलर्ट पर आ जाता है। उस गांव में कई लोगों के घर तबाह हो गए थे। सभी लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधकर विस्थापित होने लगे थे। यह सब देख शांति थोड़ी घबरा जाती है और अपने मन में कहती है, हे भगवान, ये तो बाढ़ आ चुकी है। पता नहीं मेरे बेटा और मेरा पति दोनों कैसे होंगे। वो अपने आप में बात कर ही रही थी कि तभी वहां पर विशाल नाम का एक आदमी आता है और वो शांति से कहता है, शांति बहन, बाढ़ का कहर इस तरह बढ़ गया है कि इस बार कोई भी नहीं बच पाएगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि अपने पति और अपने बेटे को लेकर यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाओ, क्योंकि यह बाढ़ सब कुछ बर्बाद कर देगी। उसकी बात सुनकर शांति बाढ़ में जैसे तैसे करके अपने घर तक पहुंचती है, जहाँ वो अपने घर को बाढ़ में बहता हुआ देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और अपने बेटे और पति को ढूंढती है, लेकिन वह दोनों उसे वहां नहीं मिलते। जिसके बाद शांति रोने लगती है। तभी शांति की नजर एक पेड़ की तरफ पड़ती है, जहाँ वह देखती है कि उस पेड़ से एक खाट अटक रखी है। उस खाट पर विकास और विक्रम दोनों ही फंसे हुए थे। उनको देख शांति दौड़ते हुए उनके पास आती है और उन्हें गले लगा लेती है। यह देख कि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन उसका पति और बच्चा अभी भी जीवित हैं, वो खुश हो जाती है। शांति को कुछ और नहीं चाहिए था। वह उस खाट को खींचते हुए दूसरे किनारे पर ले जाती है। वह किनारा कोई मामूली किनारा नहीं, बल्कि एक अच्छा खासा बसा हुआ शहर था। वह उस शहर में एक जगह अपनी झोपड़ी बनाती है, जिसके बाद वह अपने परिवार वालों के साथ दूसरों के घर में जाकर काम करती है और इस तरह धीरे धीरे अपने परिवार को संभाल लेती है और खुशी से रहने लगती है। रंजू अपनी सास नीलम और अपने पति योगेश के साथ रहती थी। वो अपने परिवार वालों के साथ खुशी से रह रही थी, लेकिन उसके अंदर एक खामी थी। वह बहुत ही गुस्सैल और चिड़चिड़ी थी। जब रंजू का मूड ऑफ होता तब रंजू के मुंह पर हमेशा ही गालियां रहती। ऐसी एक दिन की बात है, सुबह सुबह का समय था। रंजू चाय लेकर अपने कमरे में अपने पति को उठाने के लिए आती है और जैसे ही वो कमरे में जाती है वैसे ही योगेश को बालकनी पर खड़े देख तुरंत चाय का कप टेबल पर रखती है और जाकर बालकनी में देखती है। बालकनी के छज्जे से रंजू को कोई और नहीं बल्कि उसकी पड़ोसन दिखाई देती है। उसे देखकर रंजू को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में गालियां देते हुए उसे बोलती है, अरे हरामखोर कमीनी करम जली कहीं की, तुझे शर्म नहीं आई? तू औरत है या औरत के नाम पे धब्बा? अपना पति होने के बावजूद दूसरे के पति पर नजर मारती है। अरे अरे अरे, ये क्या बोले जा रही हो तू? हाँ, मैंने तेरे पति के ऊपर कब नजर मार ली जो तू ऐसा बोल रही है? हाँ हाँ, तू तो बहुत ही खूबसूरत है ना। अरे तेरे मुंह पर तो कोई कौवा भी नहीं पॉटी करेगा। जा, मेरा पति मेरा है। अरे अरे, तो तेरे पति को बुला ही कौन रहा है? हाँ, जो तेरा पति मुझे घूरे जा रहा है उसको देख। अरे अरे, अपना थोबड़ा देखा है तूने? कल्लो जैसी तेरी शक्ल है, काली कुतिया की तरह है। ऊपर से मेरा पति, अरे मेरा पति तो थूकने भी नहीं आएगा। अरे रंजू बस भी करो, तुम कितना बोल रही हो? इस कमीनी ने आपको लेकर बोला कैसे? अरे मैं इसका मुंह नोच लूंगी। और आपकी तरफ से नजर कैसे मारी? मैं उसके पति को घूरती रही हूँ? उसकी मैं तो इसकी तरह उसके पति को नहीं घूरती जो वो चली आती है मेरे पति को घूरने। ये सुनकर उसकी सास नीलम वहाँ आती है और अपनी बहू से सारी बात पूछती है। उसकी बहू तो गुस्से में थी ही, इसलिए योगेश उसको सारी बात बता देता है। यह सब सुनकर उसकी सास रंजू से बोलती है, अच्छा ठीक कर, बस कर बहू, छोड़ दे। ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए, समझी? और अब रंजू अपने घर में शाम का खाना बनाने के लिए जाती है कि तभी उसके फोन पर रंजू के पति योगेश का फोन आता है और फोन पर योगेश रंजू से बोलता है, हेलो रंजू, मैं अपने कुछ दोस्तों को घर लेकर आ रहा हूँ। तुम रात का डिनर जब बनाओगी तो दोस्तों के लिए भी बना देना। अच्छा ठीक है, कितने लोग आ रहे हैं आप मुझे बता दीजिए। राज और विक्रम ही आ रहे हैं बस। इतना कहकर वह दोनों अब फोन काट कर रख देते हैं, जिसके बाद अब खाना बनाकर वह अपने पति का इंतजार करने लगती है। रात के 11 बज चुके थे कि तभी रंजू के घर की डोरबेल बजती है। थोड़ी देर बाद जाकर रंजू दरवाजा खोलती है, जहां योगेश के साथ राज और विक्रम भी थे। ये तीनों अंदर आते हैं और खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाने के टेबल पर बैठे बैठे विक्रम योगेश से बोलता है, भाई मानना पड़ेगा, तुझे तो हीरा मिला है, हीरा। भाभी देख कितनी सुंदर है और उनके हाथों का यह खाना और भी लजीज लग रहा है देखने में। अरे ठीक है, चलो अब खाना खा लो। वह लोग खाना खाने के लिए जैसे ही बैठते हैं वैसे ही राज योगेश के कपड़ों पर पानी गिरा देता है। यह देखकर अब योगेश कपड़े बदलने के लिए जाता है।
एक तरफ तो योगेश कपड़े बदलने जाता है, वहीं दूसरी तरफ रंजू अपने किचन में खाना बना रही थी। राज रंजू के पास जाता है और विक्रम योगेश को बेहोश कर देता है। राज रंजू को पीछे से पकड़ता है, तभी रंजू उसे गालियां देते हुए बोलती है, कौन है रे चूतिया आ गया मेरे पास? भाभी आप हमेशा योगेश को खुश करती हो, कभी हमें भी कर दो। तेरी माँ की आँख, तेरे घर में तेरी माँ नहीं है, तेरी बहन नहीं है जो तू मेरे पास आ रहा है? अगर तुझे लड़कियाँ इतनी पसंद हैं तो जा अपनी माँ बहन के पास जा। विक्रम उसके मुंह से इतनी गंदी गंदी गालियां सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और जिसके बाद अब दोनों रंजू के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। रंजू अब उन्हें चिल्ला चिल्ला कर गालियां देने लगती है। उसकी गालियों की आवाज उसकी सास के कानों तक पहुंचती है। उसकी सास अचानक उठती है और नीचे आकर जब देखती है तो उसके घर में इस तरह का ड्रामा चल रहा था। यह देखकर नीलम सबसे पहले पुलिस को फोन करती है, जिसके बाद वह एक लाठी उठाकर राज और विक्रम के सर पर मार देती है। जैसे ही नीलम उन दोनों के सर पर डंडे से प्रहार करती है, वैसे ही वह दोनों बेहोश हो जाते हैं और कुछ समय बाद पुलिस आ जाती है। पुलिस के सामने रंजू एक बार और गाली देते हुए बोलती है, ले जाओ इन कमीनों को और इनकी भूख और प्यास दोनों ही अच्छे से पुलिस स्टेशन में बुझा देना। रंजू उसको गालियां दे ही रही थी कि तभी योगेश को होश आ जाता है और वह दौड़ते हुए आता है, जहां अब उसको सब कुछ मालूम चल जाता है। पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है और अपनी बहू को गालियां देते हुए देख उसकी सास नीलम उससे बोलती है, आखिर हमारी बहू की गालियाँ काम आ ही गईं। ये तो हमारी गालियों वाली बहू है। उसकी बात से योगेश, नीलम और रंजू तीनों ही ठहाके मार मार के हंसने लगते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। अरे ओ मनहूस, कहाँ मर गई? लग रहा है अभी तक अपने बाप के बिस्तर पे आराम फरमा रही है। इतना कहकर सीमा पैर पटकते हुए ऊपर जाती है, जहां वह देखती है कि उसकी बेटी दुर्गा बिस्तर पर सो रही थी। उसे चैन की नींद सोता देखते हुए सीमा बोलती है, तेरे ही तो मजे हैं, जब देखो आराम फरमाती है। अरे कुछ काम कर लिया कर, पढ़ना लिखना तो तुझे है नहीं, कम से कम घर के ही काम में थोड़ा हाथ बटा दे। माँ आप ऐसे क्यों बोल रही हो कि पढ़ना लिखना नहीं है? आप ही ने तो मेरा स्कूल जाना बंद करवा दिया। और रही काम की बात, तो घर पर सारा काम तो मैं ही करती हूँ। अच्छा तो अब तू जबान बढ़ाएगी? हाँ रुक रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। सीमा दुर्गा को मारने ही जाती है कि तभी दुर्गा के पिता रंजन वहां आ जाते हैं और सीमा से बोलते हैं, अरे सीमा, सुबह सुबह तुम अपनी बेटी के कमरे में हो और ऐसा भी कौन सा माँ और बेटी का प्यार बढ़ रहा है जो तुम मुझे छोड़ अपनी बेटी के ही पीछे लगी रहती हो? हाँ ऐसा तो होगा ही ना, अब आपकी बच्ची है इतनी ही प्यारी। पिताजी वैसे सच में माँ बहुत ही अच्छी है, वो मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने देती। मुझे अपनी माँ को याद करने का समय ही नहीं मिलता। उसकी यह बात सुनकर रंजन आंखों में आंसू लिए बोलता है, बेटा बस तुम खुश रहो, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वह तीनों अब नीचे आ जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठकर सुबह का ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद दुर्गा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद रंजन बोलता है, सीमा मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रहा हूँ, ऑफिस का कुछ अर्जेंट वर्क आ गया है, प्लीज तुम मेरी बेटी दुर्गा का ख्याल रखना। तुम चिंता मत करो रंजन, मैं दुर्गा का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। इतना कहकर रंजन वहाँ से चले जाते हैं। एक तरफ तो रंजन अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ सीमा को पूरी छूट मिल गई थी। इस तरह सीमा दुर्गा के कमरे में जाती है और उसके बालों को पकड़कर खींचकर नीचे ले आती है और उससे बोलती है, खाना कौन बनाएगा? तेरा बाप जो आराम से ऊपर बैठकर आराम फरमा रही है। मम्मी मेरी तबीयत नहीं ठीक है। हाँ हाँ तेरे ही तो ऐसे नखरे हैं। अपनी माँ की जिद देखकर बेचारी उठती है और घर का सारा काम करने लगती है। कुछ समय बाद वह काम करके सोफे के ऊपर बैठती है कि तभी उसकी माँ उससे बोलती है, हे भगवान, ये मनहूस पता नहीं मेरा पीछा कब छोड़ेगी। माँ मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, चलिए ना मुझे दवाई दिलवा दीजिए प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, तेरे को दवाई दिलवा दूंगी, लेकिन पहले मेरे लिए गर्म पानी करके ला। जा, मेरा गला खराब हो रहा है, मुझे गर्म पानी से गरारे करने हैं। उसकी यह बात सुनकर दुर्गा अब गर्म पानी करने लगती है। वह पानी को ग्लास में डालने लगती है और पानी डालते डालते उसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से गर्म पानी उसके हाथ के ऊपर गिर जाता है। जैसे ही वो गर्म पानी गिरता है तभी उसका हाथ बुरी तरह झुलस जाता है और वह चीख चीख कर रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सीमा किचन में जाती है और उसको इस हालत में देखकर लाठी से मारने लगती है। सीमा दुर्गा को इतना मारती है कि वह बेहोश हो जाती है। दुर्गा को बेहोश होता देख सीमा डरते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, इसको क्या हो गया?
अरे मैं इसको जल्दी से दवाई दिलवा दूं, वरना ये मुझे फंसा देगी। सीमा अब दुर्गा के मुंह पर पानी के छींटे मारती है और उसे उसके कमरे में लेकर जाती है, जिसके बाद वह उसके हाथों पर मरहम लगाती है। इस तरह अब दिन बीतने लगे, जिसके बाद सीमा का अत्याचार दुर्गा के ऊपर बढ़ता ही गया। ऐसे ही एक दिन की बात है, सीमा बाजार गई हुई थी और दुर्गा अपने कमरे में अपनी माँ की फोटो लिए उसे देखकर रो रही थी और अपनी माँ की फोटो से बात करते हुए बोलती है वो, मम्मी आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? ये नई मम्मी अच्छी नहीं है, ये मुझे बहुत मारती है। देखो देखो आपकी छोटी सी दुर्गा का हाथ भी जला दिया। वो मुझसे सारा काम करवाती है, मुझे स्कूल भी नहीं भेजती। दुर्गा खुद से यह बात बोल रही थी कि तभी यह सब रंजन सुन लेता है। उसकी यह बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वह दुर्गा के कमरे में जाता है, तभी सीमा भी वहां आ जाती है और उसको थप्पड़ मारते हुए कहता है, निकल जाओ मेरे घर से, आज के बाद मेरे घर में दिखना भी नहीं, और तुम जैसी माँ होने से अच्छा है कि मैं दूसरी शादी ही ना करता। मैं अपनी बेटी का ख्याल खुद रखूंगा। इतना कहकर वह उसे घर से निकाल देता है, जिसके बाद अब रंजन अपनी बेटी का ख्याल खुद ही रखने लगता है और अपनी बेटी के साथ अब खुशी खुशी रहने लगता है।